हेलो 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 फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम, नमस्ते, आदाब, शत श्री अकाल। आप सबको जेई टोटल में आपका स्वागत है। और अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज का आगाज। तो यस बच्चों, जेई टोटल सीरीज के बारे में हमने काफी बार कहा है, ये एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी जेई मेंस के सीरियस एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको कंप्लीट कंसेप्ट वीडियोस, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डीपीपीज होंगे, नोट्स होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सीरीज हमारे पास मॉक टेस्ट होंगे। ये सारे फीचर्स आपके लिए इन टोटल हेल्प करेंगे जेई मेंस फोड़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीक्वेंसेस इन सीरीज की। राइट, सीक्वेंसेस इन सीरीज ये चैप्टर की आगाज जो है हम करने वाले हैं इस सेशन से। इसके 6 से 7 थियरी सेशंस होने वाले हैं बैक टू बैक। प्रॉपरली उनको ढंग से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कीजिए। राइट, तो सीक्वेंसेस इन सीरीज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे आप देख पा रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी, एएमजीएम इनइक्वालिटी जिसको हम कहते हैं, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, सिग्मा ऑपरेटर्स, टेलीस्कोपिक सीरीज, और उसके बाद 2 डीपीपीज जो आपको दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशंस जो हैं हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, तो डीपीपी 1 जो है आपको एजीपी इस चीज के बाद मिलेगा, जहां पे हम पहले 4 सेशंस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको डीपीपी 1 मिलेगा जिसके सॉल्यूशंस यहां पे डिस्कस किए जाएंगे, और इन 2 सेशंस के जो है अलग से आपको डीपीपी 2 मिलेगा। इसको प्रॉपरली जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई को, जो भी आप पढ़े हो, जो भी कंसेप्ट्स आप ग्रास्प किए हो, उनको अप्लाई करना सीखे अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में, ताकि जेई मेंस में जो है कॉन्फिडेंटली आप सीक्वेंसेस एंड सीरीज फोड़ सको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों जेई मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने ये ऑब्जर्व किया है और एनालाइज किया है कि हर जेई मेंस के पेपर में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट उसमें से 2 क्वेश्चंस हर साल कंसिस्टेंट बेसिस पे इस चैप्टर से आ रहे हैं। राइट, सो 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, टोटालिटी में तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको सॉल्व 25 ही करने हैं। तो अगर यार 25 में से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, क्योंकि अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आपने जेब में डाल दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इजी होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, एक इजी क्वेश्चन आएगा पक्के से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो स्लाइटली मॉडरेट हो सकता है, दूसरे चैप्टर्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है, वो भी सॉल्वेबल है। डेफिनेटली ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे सकता है। 2 क्वेश्चंस है, मतलब 8 मार्क्स एट स्टेक। सो बी रेडी, बी सीरियस, बी फोकस्ड, लेट्स अटैक। राइट, तो शुरू करते हैं बच्चों एपी से। और इस एपी के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार ब्रीफ रन थ्रू ले लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, जिसका जो है फाउंडेशन हम शुरुआत करेंगे कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, वहां से हम शुरुआत करेंगे, और फिर जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखेंगे हम फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद एक बेहतरीन सी चीज मैं आपके सामने लाया हूं, द ऑडिटोरियम प्रॉब्लम, जिसका वीडियो आपने एक छोटा वीडियो आपने पहले देख रखा होगा, जहां पे हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, उसको हम कनेक्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कुछ ट्रिक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए, इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, और आखिरी में हमारे पास होगा प्रॉब्लम्स पैकेज, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको अप्लाई करने के लिए। राइट, तो बिना किसी वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का सेशन बच्चों। जैसा मैंने कहा, प्रोग्रेशंस की तरफ बढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है। राइट, ये चैप्टर का नाम जैसे आप देख रहे हो सीक्वेंसेस इन सीरीज रखा हुआ है, कई सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको ये चैप्टर का नाम प्रोग्रेशंस एंड सीरीज मिलेगा। राइट, कहीं जगह उस तरीके से मेंशन किया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, सीक्वेंसेस इन सीरीज कह लो, प्रोग्रेशंस एंड सीरीज कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऑल्दो प्रोग्रेशंस और सीक्वेंस का मतलब जो है
उस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। हल्का फुल्का डिफरेंस है जिसके बारे में हम इसी स्लाइड पे जल्द ही बात करेंगे, बट नाम आप प्रोग्रेशंस इन सीरीज बोल सकते हो या सीक्वेंसेस इन सीरीज बोल सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेशन एंड अ सीक्वेंस इज दैट अ प्रोग्रेशन हैज अ स्पेसिफिक रूल, राइट। अब ये स्पेसिफिक रूल क्या है, हम अलग अलग टाइप के प्रोग्रेशंस जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यार किस टाइप के प्रोग्रेशन में कौन सा रूल लगेगा, राइट। टू कैलकुलेट इट्स नेक्स्ट टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। तो भाई आपके पास एक ये टर्म है, तो उसके अगले टर्म पे जाने के बाद आपके अगले टर्म पे जाने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर रूल होगा और उसी रूल को आपको फॉलो करना है। वो रूल मैथमेटिकल तरीके से, मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। Whereas a sequence can be also based on a logical rule। तो एक बेसिक लॉजिकल रूल होगा तो भी आप जो है एक सीक्वेंस बना सकते हो, राइट। जैसे अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बातें करूं तो हमें पता है प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, फटाफट लिख लेते हैं एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, राइट। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम कहानी करें तो 2,3,5, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस हुआ बच्चों, ये एक सीक्वेंस हुआ। यहां पे कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने के बाद जो है आपको अगला नंबर मिलेगा और कंसिस्टेंटली वही हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद अगला नंबर मिलेगा और वही हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइम नंबर का एक अलग डेफिनेशन है, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है और उनकी लिस्टिंग की गई है। तो ये एक सीक्वेंस है। ऐसे कई सारे सीक्वेंसेस हैं जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करते कि जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, टू कैलकुलेट इट्स नेक्स्ट टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, आपके पास एक स्पेसिफिक रूल है। ऐसा नहीं है, ये यहां पे ऐसा नहीं है, तो इसको सीक्वेंस कहा जाएगा। ऐसा एक और सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस, अगर आपको पता है तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, यस, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। नेचर में कई जगह पे आपको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलेगा, फिबोनाची सीक्वेंस, जिसके पहले दो टर्म्स जो है बच्चों, जिसके पहले दो टर्म्स जो है वो 0 और 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद के जो टर्म्स हैं वो इन दो टर्म्स को, मतलब पिछले दो टर्म्स को ऐड करके बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा। 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। 3 + 5 क्या होगा, 8 होगा। 8 + 5 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फिबोनाची सीक्वेंस बनाया जा सकता है। तो अगर आप वापस से सोचें तो यहां पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है अगले टर्म पे जाने के लिए फ्रॉम 1 टर्म। तो 2 से अगर मुझे 3 पे जाना है तो कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो पिछले दो टर्म्स को कनेक्ट करता है, तो ये सीक्वेंस है। यहां पे प्राइम नंबर्स का भी एक सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो आप ऐसा कुछ समझने की कोशिश करें कि सीक्वेंस जो है एक बड़ा सेट है। ये है सेट सीक्वेंसेस का, राइट। यस, ये है सेट सीक्वेंसेस का, और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंसेस आते हैं, जहां पे एक स्पेसिफिक रूल होता है अगले टर्म को लाने के लिए फ्रॉम इट्स करंट टर्म। उनको हम प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो आप ये डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि प्रोग्रेशंस जो है एक सबसेट है सीक्वेंस का, सीक्वेंसेस का। तो यहां पे अगर मैं कोई रियल लाइफ सिचुएशन समझाना चाहूं, मतलब रियल लाइफ एनालॉजी देना चाहूं, तो सीक्वेंसेस फ्रूट जैसा है ना। कई सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट, अ लॉट, इनफाइनाइट फ्रूट्स, राइट। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमें पता है। बट अगर मैं उन फ्रूट्स में से सिर्फ मैंगो, ये फ्रूट की बात करूं, तो उसमें भी तो कई सारे मैंगोज हैं, या अल्फांसो मैंगोज हैं, लंगड़ा मैंगो है, दशहरा आम है, अलग अलग टाइप के आम हैं, राइट। बट वो आम है, बट वो मैंगोज हैं। तो ये प्रोग्रेशंस हैं जिसके अंदर
अलग अलग टाइप के प्रोग्रेशंस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेमली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और कुछ अलग टाइप के जिनको हम देखेंगे। तो आई होप अभी तक आपको पता चल गया कि सीक्वेंसेस क्या है और प्रोग्रेशंस क्या है। सीक्वेंसेस अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो बेसिकली हम एक लॉजिकल रूल से भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉजिकल रूल है प्राइम नंबर्स का, और यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस में लॉजिकल रूल है कि भैया पिछले दो टर्म्स को ऐड करके अगला टर्म बनाओ, पिछले दो टर्म्स को ऐड करके अगला टर्म बनाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट प्रोग्रेशंस में एक खास रूल होता है अगले टर्म को लाने के लिए, जिसके बारे में हम ग्रेजुअली बात करेंगे। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है बच्चों, तो एक क्वेश्चन के आधार पर, एक लॉजिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन के आधार पर इस चीज को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। काफी सिंपल सी चीज है, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट फील करना कि भाई जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, जो भी चीज मैं पढ़ रही हूं उसके बारे में मुझे पूरा आइडिया है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं, एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, राइट। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेन डायग्राम से आपको काफी इजीली ये चीज समझ में आएगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये चीज उतनी डिटेल में नहीं समझ में आई है तो कोई लोड नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ स्लाइड्स आगे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली प्रोग्रेशन क्या है, वो मैंगो कौन सा मैंगो है, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डायग्राम से क्लियरली ये समझ में आता है कि हर एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, वो प्रोग्रेशन कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो क्लियरली अगले टर्म पे जाने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। यस, तो एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन लेता हूं तो वो येलो सर्कल के अंदर भी आएगा। तो हर एक प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस कहलाता है। तो स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ओनली बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। ओनली बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सबको समझ में आ गया है कि बेटा सीक्वेंसेस क्या है और प्रोग्रेशंस क्या है। तो आइए इस नॉलेज को आगे लेके बढ़ते हैं। यस, every progression is a sequence, but every sequence is not a progression. Every progression is a sequence, but every sequence is not a progression. इस नॉलेज को आगे लेके चलते हैं बच्चों। सीक्वेंस क्या है हमने बेसिक नॉलेज ले लिया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं सीक्वेंस का, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं सीक्वेंस का। Tn इज इक्वल टू n+2। ये मैं एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूं बच्चों ताकि आपको सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये यहीं से पता चलना शुरू हो जाए, ठीक है। सो Tn इज इक्वल टू n+2, राइट। Tn इज इक्वल टू n+2। यहां पे हम ये देख सकते हैं कि n जो है वो इनपुट नंबर है, मतलब n इज द टर्म नंबर। सो ये चीज मैं यहां पे समझाना चाहूंगा कि n इज द टर्म नंबर। यस, एंड t सबस्क्रिप्ट n, जब हम n को ऐसा छोटा यहां पे लिखते हैं t सबस्क्रिप्ट n, ये जो है आपका टर्म वैल्यू है, ये आपका टर्म का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि t सबस्क्रिप्ट n, 1 जब हम लिखेंगे तो वो पहला टर्म कहलाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर n का वैल्यू 1 है तो टर्म नंबर 1 है, तो मैं पहले टर्म की बात कर रहा हूं। t सबस्क्रिप्ट 1 इज योर फर्स्ट टर्म। तो यहां पे इस फॉर्मूला में अगर मैं n के जगह 1 डालूंगा तो 1 into 1 plus 2, this is 1 into 3, which is 3 is my first term. Yes, this is my first term बच्चों। 3 is equal to T1। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई। ये सीक्वेंस जो है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। अभी तक प्रोग्रेशंस में हम लोग गए नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जो आपको समझ में आएगा। ग्रेजुअली जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाएंगे क्लियरली समझ में आएगा कि क्या टाइप के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसा मैंने मेंशन भी किया था, एक फिक्स नंबर ऐड करते रहो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते रहो अगला टर्म लाने के लिए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है। यहाँ पे कोई वैसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, यहाँ पे रादर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसमें
एंड टर्म नंबर जब आप डालोगे आपको टर्म की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूला के बेसिस पे, राइट? यस, इस फॉर्मूला को ऑफकोर्स हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं एज n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस 2n। यस, बट फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। n को जब मैं 2 डालूंगा, t सबस्क्रिप्ट 2, t2 जो है सेकेंड टर्म, उसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 प्लस 2, सो 2 इंटू 4 विच इज 8, तो 8 आपका t2 हुआ। उसी तरीके से n को 3 डालेंगे तो आपको 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 15 आएगा, और फिर t4 और t5 बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला जो है वैसे ही अप्लाई करके आप आगे के टर्म्स भी निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे पहले 5 टर्म्स लिखे हुए हैं और फिर उस सीक्वेंस को कॉमास से सेपरेट करके इस तरीके से लिखा जाता है, और ये एक सीक्वेंस हुआ जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो करता है। तो मैं वो वर्ड भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये एक स्पेसिफिक रूल नहीं है। यस, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये एक स्पेसिफिक रूल नहीं है जो प्रोग्रेशंस में लगता है, जो आप ग्रेजुअली देखोगे, राइट? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट? एक सीक्वेंस क्या है उसका एग्जांपल ले लिया हमने, मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पर का सीक्वेंस, राइट? अब दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है? ये जो है एक फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट? क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। यस, 5 टर्म्स है, फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू, राइट? बट अगर मैं इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करता हूं, है ना, इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करता हूं और उसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, 3,8, 3,8, 15, यस, 3,8, 15, 24, 35, और अगर आगे वाला टर्म भी मैं निकालता हूं, मान लो 6th टर्म, 6 इंटू 8 48 आएगा यहाँ पे, राइट? और आगे ऐसे टर्म निकालते जाता हूं, है ना, रुकता ही नहीं है वो सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस को इनफाइनाइट कहा जाएगा। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे डॉट्स निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस रुकेगा नहीं, इनफाइनाइटली चलते रहेगा, उसके टर्म्स आप निकालते जा सकते हो, और उस टाइप के सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे बच्चों। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि यार फाइनाइट सीक्वेंस ये है जहां फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है? तो ये डॉट 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 के वजह से ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गया, राइट? तो ये मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस, अब सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये हमने समझ लिया। सीरीज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अलग से सीक्वेंसेस इन सीरीज बोला गया है, प्रोग्रेशंस इन सीरीज बोला गया है, बट सीरीज एक्चुअली बहुत ही इजी चीज है समझने के लिए। आराम से समझिए, आपने टर्म्स निकाल लिया, आपके पास टर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, एक सीक्वेंस बना हुआ है, और सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं हमने पिछले पेज पे देखा। सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं ये हमने पिछले पेज पे देखा, 3, 8, 15, 24, 35। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो डॉट 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 भी कर सकते हैं। सीक्वेंस लिखते कैसे हैं वो समझ लिया। और अगर मान लो ये फाइनाइट सीक्वेंस को हम कंसिडर करते हैं, इन 5 टर्म्स को मैं कंसिडर करता हूं, अगर इन 5 टर्म्स को मैं ऐड करता हूं, है ना, और उसको ऐसे लिखता हूं 3 + 8 + 15 + 24 + 35, तब हम उसको एक फाइनाइट सीरीज कहेंगे, 5 टर्म्स की सीरीज। सीरीज इसीलिए क्योंकि वो टर्म्स जो है ऐड हो रहे हैं एक सीरियल तरीके में, ठीक है? यस, तो यहां पे देखते हैं इस चीज को बच्चों। हमारे पास T1, T2, T3, T4 till Tn, n ऐसे टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और अगर उन टर्म्स को मैं ऐड करता हूं तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से जब हम लिखते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं, ठीक है? यस, तो यही एग्जांपल यहाँ पे 3 + 8 + 15 + 24 एंड सो ऑन। यस, ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया क्योंकि डॉट 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 लिखा हुआ है। अगर सिर्फ वही 5 टर्म्स होते तो वो फाइनाइट सीरीज हो जाता। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो यस, आई होप सबको पता चल गया अब तक कि बेटा सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, वो डिफरेंस पता चल गया है, और फ्रॉम सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज क्या है ये भी पता चल चुका है। अब शुरू करते हैं असल कहानी, जहां पे हम प्रोग्रेशंस के डेप्थ में जाएंगे, समझेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंगो क्या होता है, और अलग अलग टाइप के मैंगोस क्या हैं उनको देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इसके बारे में है। So let's start with this idea. What is a progression?
व्हाट इज दैट स्पेसिफिक रूल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो क्या स्पेसिफिक रूल हो सकता है जिससे कि एक प्रोग्रेशन डिफाइन किया जाएगा, राइट? तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, राइट? जैसे लिखा गया है, दो सीक्वेंसेस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न्स। तो ये सर्टेन पैटर्न्स इज दैट स्पेसिफिक रूल जिसके बारे में हमने बातें की थी, राइट? तो ये जो सर्टेन पैटर्न्स हैं यही वो स्पेसिफिक रूल है जिससे कि एक प्रोग्रेशन बनता है। यस, अब वो रूल क्या है वो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यस, सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियरली आप देख पा रहे हो ये 4 टर्म्स का एक सीक्वेंस है, 4 टर्म्स का एक सीक्वेंस है। सोचने की कोशिश कीजिए कि ये सीक्वेंस में कनेक्शन क्या है, ये सीक्वेंस में पैटर्न क्या है, ये सीक्वेंस में रूल क्या है, राइट? तो अगर आप नोटिस करोगे बहुत आसान है कोई भी टर्म से, पहले टर्म से सेकेंड टर्म पे जाने के लिए, जैसा सबसे पहला डेफिनेशन प्रोग्रेशन के बारे में ये था, टू गो टू एनी नेक्स्ट टर्म यू फॉलो अ सर्टेन रूल फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। किसी भी टर्म पे जाने के लिए पिछले टर्म से आप एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हो, एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हो, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। और वो पैटर्न यहाँ पे ये है बच्चों कि 2 से 5 पे जाने के लिए आपको 3 को ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है? बट ये हो सकता है कि आगे वो रूल फॉलो ना हो, तब वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक नहीं होगा या फिर वो प्रोग्रेशन ही नहीं होगा। पर अगर वो रूल कंटिन्यूअसली फॉलो होता है तब जाके वो पैटर्न बन रहा है, तब जाके वो प्रोग्रेशन हो रहा है। और इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जहां पे कंसिस्टेंटली सेम नंबर को आप ऐड करते हो ताकि अगला टर्म आपके हाथ में आए, राइट? यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो 3 को ऐड कर रहे हैं, फिर 3 को ऐड कर रहे हैं, फिर 3 को ऐड कर रहे हैं, राइट? सो ये चीज चलती जा सकती है। इस सीक्वेंस को, इस प्रोग्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रोग्रेशन क्यों कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है। और वो रूल क्या है? एड अ कांस्टेंट नंबर। एड अ कांस्टेंट नंबर, ये आपका स्पेसिफिक रूल है। यस, एड अ फिक्स्ड नंबर। यस, एड अ फिक्स्ड नंबर, दिस इज योर स्पेसिफिक रूल। और अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो ऐसे कई सारे प्रोग्रेशंस बना सकते हैं। इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो इस लेक्चर में हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप पहली बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो और आपको अभी समझ में आना शुरू हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो ट्रस्ट मी, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज टू क्रिएट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्रिएट कीजिए और समझ जाइए, दिलो दिमाग से क्लियर हो जाएगा ये आइडिया। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करना चाहूंगा। ये इनफैक्ट बहुत सुपर सिंपल एग्जांपल है। हम और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं और 4 ये नंबर ऐड कर रहे हैं, 4 ये नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? यस, तो 1 माय बैड, जब 4 हम ऐड करेंगे तो 1 + 4 क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। यस, 5 आएगा। 5 + 4 क्या आएगा? 9 आएगा। यस, 9 + 4 क्या आएगा? 13 आएगा। +4 17। यस, और ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है? अगर हमें चलाना है तो हम यहाँ पे भी रोक सकते हैं। फिर वो फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट प्रोग्रेशन होगा, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर डॉट 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 लिखेंगे तो इनफाइनाइट होगा। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन सिचुएशन आपको बताया जाएगा कि कितने टर्म्स के साथ हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे और एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, यहाँ पे और एक एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी ने हमें रोका नहीं है नेगेटिव नंबर्स लेने से। सो एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जहां शुरुआत नेगेटिव नंबर्स से हो रही है, मान लो -7। अब -7 में यहां पे पहले तो लिख लेते हैं कि क्या फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा था। ये +4 है, जो कि काफी एविडेंट है, बट फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है? अब यहां पे मान लो -7 में एक फिक्स नंबर जो ऐड कर रहा हूं वो लेते हैं 5 को ऐड करते हैं। चलिए, तो -7 को अगर मैं 5 से ऐड करता हूं तो -2 मिलेगा। फिर अगर मैं 5 से ऐड करता हूं तो 3 मिलेगा। फिर 5 से ऐड करता हूं तो 8 मिलेगा। और ये कहानी चलती जाएगी। यस, कहानी चलती जाएगी जितना टर्म्स तक हम लेना चाहें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक देखा कि यार नेगेटिव नंबर्स से शुरुआत भी हो सकती है, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं उस प्रोग्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि आप लोग
एक एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करो और कनेक्ट करो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और इसीलिए मैं थोड़ा सा एक अजीब सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा ताकि वो स्टीरियोटाइप भी क्लियर हो जाए कि सर ये जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो, +4 +4 +4 +4, यहाँ पे अगर आप देखो तो +5 +5 +5 +5, क्या वो नंबर नेगेटिव हो सकता है? क्या वो फिक्स्ड नंबर, जो स्पेसिफिक रूल जो हम ऐड कर रहे हैं, क्या वो ऐड करने वाला नंबर नेगेटिव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार, वो भी हो सकता है। तो चलिए वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम -2 कर रहे हैं, ठीक है, दो -2 ऐड कर रहे हैं, दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब -2 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम -2 ऐड कर रहे हैं, अगर हम -2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अगला नंबर? बट ये याद रखना बच्चों कि कंसिस्टेंटली वही करते रहना पड़ेगा, वही स्पेसिफिक रूल, वही पैटर्न को फॉलो करते रहना पड़ेगा अगला टर्म लाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 3, फिर -2 आएगा 1, फिर -2 आएगा -1, फिर -2 आएगा -3, फिर -5, और ये कहानी चलती जाएगी। राइट, सो आई होप सबको समझ में आ गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पर्टिकुलरली प्रोग्रेशन क्या होता है, यहां से तो क्लियरली पता चल गया। एग्जाम्पल्स भी आपने क्रिएट कर लिए, और अब थोड़ा सा और जेनेरिक बनाते हैं इस चीज को। मतलब अब जो है नंबर्स के साथ हमने समझ लिया, दोस्ती कर ली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, अब जनरलाइज करते हैं। अगर नंबर्स नहीं हो, वेरिएबल्स के साथ अगर हमें खेलना है तो किस तरीके से इस चीज को देखना है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सिमिलरली हम सेम एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि चीजें आसान रहे। राइट, चीजें आसान रहे, एकदम एग्जाम्पल सिंपल लेके करते हैं। राइट, सो जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा, +3 +3 +3 ऐड हो रहा है। राइट, एक चीज नोटिस करिए, राइट, एक चीज नोटिस करिए, डी को अभी के लिए इग्नोर कीजिए, बट ये चीज नोटिस कीजिए, tn माइनस tn माइनस 1 क्या है? राइट, एक बार इस चीज को नोटिस करिए। tn इज एनी टर्म, tn इज एनी टर्म, कोई भी एक टर्म, बट इसके रिस्पेक्ट में tn माइनस 1 क्या है? tn माइनस 1। अब ये n माइनस 1 नीचे है, इसका मतलब अगर n मान लो n 3 है तो ये t3 माने थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अगर n 3 है तो 3 माइनस 1 क्या हुआ? 2, तो ये t2 हुआ, है ना, तो ये t2 हुआ, तो सेकेंड टर्म। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 8 माइनस 5, ये क्या देगा? ये 3 देगा, और ये वही फिक्स्ड नंबर है जो हम कंसिस्टेंटली ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ सोचो तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये समझना कि आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म लीजिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए उसके प्रीवियस टर्म से, कोई भी टर्म लीजिए और उसके पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 8 माइनस 5 आपको 3 मिलेगा, 11 माइनस 8 आपको 3 मिलेगा, इसका अगला टर्म 14 होगा, 14 माइनस 11 3 मिलेगा, 5 माइनस 2 भी 3 मिलेगा। मतलब ये वही फिक्स नंबर है जिसको हमने ऐड किया था। तो एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, उसको वो फिक्स टर्म मिलेगा हमें। राइट, तो यहां पे मैं वो लिख देता हूं कि दिस इज दैट फिक्स्ड नंबर दैट वी एडेड, डी इज दैट फिक्स्ड नंबर दैट वी एडेड। यस, और इस फिक्स नंबर को एक नाम दिया गया है, ठीक है, इस फिक्स नंबर को एक नाम दिया गया है, और वो नाम है बच्चों कॉमन डिफरेंस। राइट, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो जो आपका पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, उसको ए की तरह लिखा जाता है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही दिखाई देगा, और यही टर्मिनोलॉजी फॉलो करिए, आपका फायदा होगा। ए इज द फर्स्ट टर्म, तो इस केस में ए की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 2 रहेगी। राइट, ए की वैल्यू 2 रहेगी। यस, तो यहां पे ए की वैल्यू है 2। राइट, और डी क्या है? डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। राइट, कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, कॉमन डिफरेंस ये वही फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं 3। तो इन दिस केस डी इज इक्वल टू 3। राइट, तो क्या सबको ये चीज समझ में आ चुकी है बच्चों? यस, आई होप सबको ये समझ में आ चुकी है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब आप क्रिएट करते हो, दो की नंबर्स हैं, दो की वैल्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है ए जो कि फर्स्ट टर्म है, और दूसरा है कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं। सिर्फ इन दो नंबर्स के वैल्यूज अगर आपके पास हो तो आप आराम से वो प्रोग्रेशन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको बस यहां से शुरू करना है, फिर +3 करना है, आपको ये टर्म मिलेगा,
फिर +3 करना है, ये टर्म मिलेगा, फिर +3 ये टर्म मिलेगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो केवल और केवल इन दो वैल्यूज से आप पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो। आई होप ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, राइट? यस। तो उसके बाद ये फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अब तक चीज हमने देखी। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फॉर्मूला a + n-1d है, राइट? तो अब ये फॉर्मूला ये क्यों है ये समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले इसका फायदा क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये प्रोग्रेशन जो है ऐसा ही चल रहा है, ठीक है? ये मान लीजिए ये प्रोग्रेशन ऐसे ही चल रहा है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, ये रुकता नहीं है। तो क्या इस इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का आप 50वां टर्म निकाल सकते हैं? कैन यू फाइंड आउट द 50th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन? क्या आप इस सीक्वेंस का 50वां टर्म निकाल सकते हैं? आप +3 +3 +3 +3 करते रह सकते हैं 50 बार, राइट? बट वो काफी लेंदी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि अगर आपने वो वैल्यू निकाल लिया तो मैं आपको 500वां टर्म पूछ सकता हूं, 1000वां टर्म पूछ सकता हूं, और वो डेफिनेटली इजी नहीं होगा। तो इस वजह से ये फॉर्मूला यूज करना, समझना, अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स फर्स्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड सी कि यार 50th टर्म क्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें ए और डी और एन तीनों के वैल्यूज पता है फॉर दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, और डी का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ए का वैल्यू है 2 प्लस, अब ध्यान से सोचिए एन क्या है, बहुत सिंपल, क्योंकि हमें 50वां टर्म चाहिए, है ना? वो टर्म नंबर एन है, टर्म नंबर एन है, एन की वैल्यू 50 है, तो यहां पे आएगा 50 - 1 इंटू डी। अब डी क्या है? डी की वैल्यू 3 है। अब इस चीज को सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि T50th टर्म जो है इज 49 इंटू 3 विच इज 147 प्लस 2 149। तो इस फॉर्मूला से हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 50वां टर्म निकाल लिया, राइट? आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, राइट? तो फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो तो समझ लिए भाई, है ना? फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो तो समझ लिए। अब ये समझते हैं कि यार ये फॉर्मूला सच क्यों है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई बच्चे ये जानना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी नहीं पता है तो, कि ये फॉर्मूला सर आया कहां से, ये क्यों सही है, और ये नंबर, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद जो नंबर आता है उस पर मैं भरोसा क्यों करूं? मैं भी एक क्यूरियस स्टूडेंट था जब अपने स्टूडेंट लाइफ की मैं बात जब करता हूँ, राइट? तो मैं काफी क्यूरियस स्टूडेंट था, मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि वो फॉर्मूला बेटा आया कहां से, है ना? यस, वो फॉर्मूला आया कहां से, और जब मुझे वो पता चल जाता था कि यार ओ इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, तब मुझे उस फॉर्मूला पे भरोसा करना जो है बहुत ज्यादा हो जाता था, मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाता था, मैं हैप्पी हो जाता था कि अब मुझे पता चला कि ये फॉर्मूला सच क्यों है। और जब मैंने भरोसा कर लिया उस फॉर्मूला पे, तब अप्लाई करना मक्खन हो जाता था बाबा, ठीक है? तो यस, अब देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और वो समझने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं करेंगे हम, बहुत इजी रखेंगे चीज। ध्यान से देखिए, इसी पर्टिकुलर प्रोग्रेशन को वापस लिखते हैं, राइट? इसी प्रोग्रेशन को वापस लिखते हैं। 2 5 8 11 के आगे के कुछ टर्म्स भी लिख लेते हैं, 14 17, राइट? यस। अब ध्यान से देखिए, हमने ये लिखा है कि पहला टर्म जो है वो ए है ना? पहला टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए, इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है? अब हमने ये देखा है कि यार यहाँ पे हमें 3 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है, करेक्ट? डी की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है। अगर हमें ए से डी की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है तो जनरल अल्फाबेट्स में, जनरल वेरिएबल्स में, क्या मैं इस टर्म को a प्लस डी लिख सकता हूं? सोच के देखिए, a प्लस डी, अगर पहला टर्म आपका a है तो आप d ऐड करने के बाद ही तो दूसरा टर्म लाओगे, तो a प्लस डी दूसरा टर्म आएगा, है ना? तीसरा टर्म कैसे लाओगे? तीसरा टर्म लाने के लिए आपको a प्लस डी, दूसरे टर्म से d और ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस डी, और वो बन जाएगा a प्लस 2d, है ना? सिमिलरली और एक d ऐड करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस 3d, यस, यहाँ पे मिलेगा a प्लस 4d, यस, यहाँ पे मिलेगा a प्लस 5d, राइट? अब इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट? क्या आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है? ये है फर्स्ट टर्म। क्या ये आप देख पा रहे हो कि 5 जो है वो है सेकेंड टर्म, है ना? 8 है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म में a प्लस 5d है, फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d है, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d है, थर्ड टर्म में a प्लस 2d है। हर जगह एक एक कम हो रहा है। सेकेंड टर्म में a प्लस 1d है और यहाँ पे सिर्फ a है, a प्लस 0d है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 4 माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे। फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 आ रहा है, सिक्स्थ टर्म है तो 6 माइनस 1 आ रहा है। तो अगर nth टर्म होगा बाबू, अगर nth टर्म होगा तो क्या n माइनस 1d नहीं आएगा? सोच के देखो। और एक बार, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 3d आ रहा है, a प्लस 3d, a प्लस 3d, 4 माइनस 1, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1 3d, तो nth टर्म में n माइनस 1d आएगा, राइट। कितना आसान है यार, देखना, एग्जाम्पल को यूज करके, जनरल वेरिएबल्स को कनेक्ट करके हमने आसानी से यह फॉर्मूला निकाल लिया, जिससे आप कोई भी प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म बहुत इजीली निकाल सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दो चीजें हैं तो, राइट, ये दो चीजें हैं तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो आई होप द कंटेंट इज क्लियर ओवर हियर। मैंने समझाने के लिए काफी स्पेस यूज किया है एग्जांपल्स लेके। यस, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों nth टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला के साथ आगाज करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को दिमाग में भर लेना है, क्योंकि बहुत एप्लीकेशन होने वाला है बेटा, इस चीज का बहुत एप्लीकेशन होने वाला है, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हो, सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट्स से वी हैव दैट सेम प्रोग्रेशन 2 5 8 11 14, ठीक है, यही पर्टिकुलर ये ले लेते हैं, प्रोग्रेशन ले लेते हैं। 5 टर्म्स ले रहे हैं हम लोग, 5 टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ 5 टर्म्स ले रहा हूं, पहले 5 टर्म्स। तो हमारी n की वैल्यू हो गई 5, हमारी n की वैल्यू हो गई 5। तो क्या मैं इस फॉर्मूला में S5 लिख सकता हूं, S5 लिख सकता हूं। तो S5 क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो S5 in this case is first of all addition of all these 5 numbers। इन पांचों नंबर का जब मैं सम निकालूंगा तब मुझे सम ऑफ these 5 टर्म्स मिलेगा, बराबर की नहीं? काफी सिंपल बात है, राइट। तो S5 is nothing but 2 plus 5 which is 7, 7 plus 8 which is 15, 15 plus 11 which is 26 and 26 plus 14 which is 40। बेटा यहाँ पे 5 टर्म्स है तो सम 40 निकालना आसान है। अगर यही चीज 500 टर्म्स होते तब तो नहीं कर पाते ना, राइट। इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। तो पहले तो इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए, इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जिसमें 5 टर्म्स है और जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। ये वैल्यूज को यूज करके हम इन 5 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये फॉर्मूला सही में काम करता है। आइए, तो n की वैल्यू हुई 5, तो 5/2 ब्रैकेट 2a, 2 टाइम्स 2, 2a मतलब 2 टाइम्स 2, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 आएगा 4 और d की वैल्यू है 3, राइट। तो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर S5 इज इक्वल टू 4 into 3 is 12, 12 plus 4 is 16, 16/2 is 8 and 8 into 5 is 40। इसका मतलब yes, this formula works, right? तो अभी हमें ये पता चल गया है कि यार ये फॉर्मूला काम तो करता है, ठीक है, काम तो करता है। अब ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला सच क्यों है, ये फॉर्मूला सच क्यों है, उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेम नंबर्स ले रहा हूं और एग्जांपल को यूज करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो ध्यान से देखिए, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आई होप, सिंसियरली होप कि बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा ये, राइट। तो अगर मैं इनफैक्ट यहां जाने से पहले यहां देखूं, इन 5 टर्म्स की बात करूं, तो क्या आपको लगता है 2 plus 14 16 देता है? ऑफ कोर्स 2 plus 14 16 देता है, बट देखने वाली बात यह है कि क्या 5 plus 11 भी 16 देता है, राइट। और क्या 8 into 2 भी 16 है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि आप पहले टर्म को आखिरी टर्म के साथ ऐड करो, यस, तो जो सम आपको मिलेगा
है ना, वही सम आपको मिलेगा अगर आप सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म के साथ ऐड करो तो, और वही सम आपको मिलेगा थर्ड टर्म को थर्ड लास्ट टर्म के साथ ऐड करो तो, और वैसे ही आप अंदर घुसते जाते हो। ठीक है, तो यहां से एक टर्म उठाओ, वहां से एक टर्म उठाओ, उनको ऐड करो, फिर अंदर आओ, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, सारे सम सेम आते जाएंगे। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस एग्जाम्पल से जो चीज मैं बोल रहा था अभी उसको मैं लिख लेता हूं पहले तो। वो चीज ये है कि यार T1 प्लस Tn है ना, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। अब ध्यान से देखिए मैं सेकेंड लास्ट टर्म को कैसे लिख रहा हूं, Tn माइनस वन, मतलब Tn अगर nth टर्म है, लास्ट टर्म है, तो उससे एक पहला टर्म Tn माइनस वन। ठीक है, अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाएगा। यस, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, यस, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक हम एकदम बीच में नहीं आ जाते, है ना, जब तक हम एकदम बीच में नहीं आ जाते। 2 प्लस 17 इज 19, 5 प्लस 14 इज 19, 8 प्लस 11 इज 19। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूं, अगर मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूं, यस, इस सीरीज का सम ढूंढने की अगर मैं कोशिश करूंगा, तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मुझे 19 प्लस 19 प्लस 19 करना पड़ेगा। तो मुझे 3 टाइम्स 19 करना पड़ेगा, है ना, मुझे 3 टाइम्स 19 करना पड़ेगा। कितने टर्म्स है बेटा यहाँ पे 6 टर्म्स है, राइट। तो 6 टर्म्स का जब आप सम निकाल रहे हो, जब आप 6 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, तब आप 3 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर रहे हो। ये स्टेटमेंट मैं रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। जब आप इन 6 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, तब आप 3 टाइम्स 19 कर रहे हो, विच इज 3 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। कैन यू से दैट? या अब ये 3 क्या है, ये 3 का एक बहुत प्यारा सिग्निफिकेंस है, ध्यान से देखना। ये 3 पेयर्स हैं, सेम सेम सेम। पहला पेयर भी सम 19 दे रहा है, दूसरा पेयर भी सम 19 दे रहा है, तीसरा पेयर भी सम 19 दे रहा है। तो 6 टर्म्स में आपको 3 पेयर्स मिले हैं, है ना, 6 टर्म्स में आपको 3 पेयर्स मिले हैं। मतलब इस 3 को मैं 6/2 लिख सकता हूं ना, इट्स स्टिल द सेम थिंग, इट्स स्टिल द सेम थिंग, इजंट इट, राइट। तो 3 को मैं 6/2 लिख सकता हूं, मतलब जितने भी टर्म्स हैं आपके, डिवाइड बाय 2 कीजिए, उतने पेयर्स आएंगे, और सारे पेयर्स का सम सेम होगा, सारे कपल्स का सम सेम होगा, 19 19 19, और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 इंटू 19 इज 6/2, n/2 इंटू 19। अब वो 19 क्या है, पहला टर्म और आखिरी टर्म का सम, है ना, पहला टर्म और आखिरी टर्म का सम। तो पहला टर्म क्या है बेटा, पहला टर्म तो a है, पहला टर्म तो a है, और आखिरी टर्म क्या है, nth टर्म क्या है। nth टर्म का फॉर्मूला तो हमने पिछले पेज पे देखा अभी, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे मैं a प्लस n माइनस 1d लिखूंगा। यस, ध्यान से देखो, a प्लस a इज 2a प्लस n माइनस 1d आ गया आपका फॉर्मूला, राइट। यस, तो इसको वापस से थोड़ा सा लिखते हैं, सो दैट यहां से हम कनेक्ट कर पाए चीज और डायरेक्टली फॉर्मूला जो है क्रिएट कर पाए। तो ये 19 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 17, यस, 19 को लिख सकते हैं 2 प्लस 17, यस। तो अब यहां पे देख सकते हैं ये है नंबर ऑफ टर्म्स, यस, ये है फर्स्ट टर्म, यस, और ये है nth टर्म, यस। तो यहां पे बहुत इजीली n/2 ब्रैकेट में 2 की जगह a फर्स्ट टर्म, और nth टर्म की जगह a प्लस n माइनस 1d द जनरल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला से आप यहाँ पे बहुत इजीली आ सकते हो, a प्लस a इज 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो क्या हम पूरी तरीके से क्लियर है बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि अब इस फॉर्मूला पे हम यकीन कर सकते हैं? यस, और धड़ाधड़ जहां पे भी हो यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 6 टर्म्स है, तो 6/2 3 पेयर्स आ गए, तीनों के 19 है ना। यस, सही बोल रहे हो, बट ऑड टर्म्स होंगे तब क्या होगा? यहाँ पे तो 2 प्लस 14 आपको देगा, है ना, एक सम देगा 2 प्लस 14, यस, विच इज 16, 5 प्लस 11 देगा 16। तो इस बेचारे का क्या, इसने क्या दोष किया है? ये इसका कोई भाई क्यों नहीं है, इसका कोई कपल क्यों नहीं है, इसका कोई पेयर क्यों नहीं है, राइट। इसका नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे 5/2, है ना, तो 5/2 इज 2.5,
तो 2 फुल पेयर्स हैं और तीसरा आधा पेयर है, 16 का हाफ है ये 8, तो वो बराबर से आपको आंसर देने वाला है। सो दिस फॉर्मूला वर्क्स एवरीवेयर, बिना टेंशन के इसको अप्लाई कीजिए, राइट। और ट्रस्ट मी बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप रियल लाइफ में कई जगह पे देखते हो, राइट, कई जगह पे देखते हो। हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, आई होप आपने वो देखा होगा, जहां पे हमने इस रियल लाइफ एग्जांपल को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि इस ऑडिटोरियम प्रॉब्लम से क्या हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यस, यस यस यस। तो बेसिकली चल क्या रहा है, यहाँ पे एक मिनियन कॉन्सर्ट चल रहा है बच्चों, कोई तो एक कॉन्सर्ट चल रहा है, राइट, जहां पे एक पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, राइट। और ये सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप नोटिस करो तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। पहले रो में, ठीक है, इस कॉन्सर्ट के पहले रो में 5 सीट्स हैं, पहले रो में 5 सीट्स हैं, दूसरे रो में जो है 9 सीट्स है, क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो में 5 सीट्स हैं, दूसरे रो में जो है 9 सीट्स हैं, तीसरे रो में 13 सीट्स है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर इस कॉन्सर्ट में सिर्फ 3 रोज है बच्चों, अगर सिर्फ 3 रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालना तो बहुत आसान है, 5 + 9 कर लो 14, 14 + 13 कर लो 27 सीट। तो इस कॉन्सर्ट में सिर्फ 27 सीट्स हैं। बट रियल लाइफ में तो यार कॉन्सर्ट में बहुत सारे सीट्स होते हैं, राइट, होते कि नहीं होते बेटा? यस, बहुत सारे खचाखच सीट्स भरे हुए हैं, बहुत सारे रोज में यही चीज चल रहा है, पर हर रो में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है, एक प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है, और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसा कि हर अगले रो में 4 अधिक सीट्स हैं, हर अगले रो में 4 अधिक सीट्स हैं, राइट। तो यहां से यहां +4, यस, यहां से यहां +4, और ये कहानी चलती जाएगी। बट कितने देर तक ये कहानी चलती जाएगी? ये कहानी चलेगी 50 रो तक। मान लो अगर इस कॉन्सर्ट में, अगर इस मिनियन कॉन्सर्ट में खचाखच लोग भरे हुए हैं, बट इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं 50 रोज तक, पहले रो में केवल 5 लोग हैं, बट हर अगले रो में 4 सीट्स बढ़ रहे हैं, और ये 50वें रो तक हम जा पा रहे हैं, राइट, 50वें रो तक जा पा रहे हैं, राइट। तो इन दिस केस क्या हम सारे सीट्स, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये ढूंढ सकते हैं? एक्चुअली अगर आप सोचो तो ये काफी रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर आप एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो टोटल कितने सीट्स जो हैं हम रख सकते हैं कॉन्सर्ट में, ताकि ये पता चले कि कितने टिकट्स हम बेच सकते हैं, राइट। सो दिस इज मोर और लेस अ रियल लाइफ एग्जांपल, क्लियरली मीनिंग कि प्रोग्रेशंस ऑफ सीरीज, प्रोग्रेशंस एंड सीरीज जो है रियल लाइफ में काफी ज्यादा आपको देखने मिलता है, जाने अनजाने में। कभी हम ध्यान देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो आइए सवाल पे चलते हैं वापस। जो नॉलेज हमने अभी गेन किया, राइट, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर्टिकुलरली, क्या उस नॉलेज को डायरेक्टली हम यहाँ अप्लाई करके, क्या हम उस नॉलेज को यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करके ढूंढ सकते हैं द नंबर ऑफ सीट्स, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल enjoying the minion concert, number of seats in every row follow an arithmetic progression। ये दिया गया है कि arithmetic progression follow हो रहा है, and if all chairs are booked, खचाखच पूरा भरा हुआ है कॉन्सर्ट, तो कितने लोग इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए गिवन द फॉर्मूला जो हमने अभी अभी सीखा, और आंसर निकालिए, राइट। यस, तो हम सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि सारे वैल्यूज क्या हैं, राइट। तो 50 रोज हैं, तो n की वैल्यू तो है 50, n की वैल्यू है 50, करेक्ट। अब a क्या है? पहले रो में कितने सीट्स हैं? 5, तो a की वैल्यू है 5, यस। और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? वो है 4, यस, वो है 4, क्योंकि +4 से हम ऐड कर रहे हैं, राइट। तो क्या ये तीनों चीजें क्लियर है हमें? यस, क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? क्या हम ये चीज बहुत इजीली देख पा रहे हैं कि जो सीक्वेंस बन रहा है दैट इज 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन।
तो जो चीज हमें चाहिए वो ये है 5 + 9 + 13 + 4 17 प्लस ये सीरीज का सम हमें ढूंढना है अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, 50 टर्म्स तक हमें ये सम ढूंढना है। इसका मतलब हम S50 ढूंढना चाह रहे हैं फॉर दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आप सब लोगों को ये क्लियर हो रहा है? अगर नहीं तो पीछे जाइए और ये क्लियर कर लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में N, A और D क्या है, और इस हिसाब से इस रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद तो केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है भाई, है ना? यस, तो फटाफट वो काम करते हैं, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमने अब भी देखा, राइट? N/2, राइट? N/2 तो 50/2 इंटू 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स A, सो 2 टाइम्स 5 प्लस N-1D प्लस N-1 इंटू D, D की वैल्यू है 4, और इस चीज को सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, इस चीज को सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, राइट? 49, 50 - 1 is 49, 49 into 4 will give you 196, और इस 196 को ऐड करना है 10 से, इस 196 को ऐड करना है 10 से, और 10 से ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 206, 206, 206 divided by 2 is 103, and 103 into 50, 103 into 50 will be 5150. So there are 5150 seats. सही में बहुत खचाखच भरा हुआ कॉन्सर्ट है भाई, 5150 लोग हैं इस कॉन्सर्ट में, राइट? सो आई होप सबको समझ में आ रहा है कि यार ये छोटा नंबर नहीं है, काउंटिंग से बात नहीं होगी, इसीलिए फॉर्मूला जानना, समझना और ढंग से अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये रियल लाइफ एग्जांपल में हम कनेक्ट कर पाए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। यस बच्चों, तो अगर ये क्लियर है तो हम ये भी जान सकते हैं कि यार आखिरी रो में कितने सीट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आखिरी रो में 201 सीट्स हैं। ये कैसे निकाल सकते हो आप? ये आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से T50 के, राइट? T50 के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। यस, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला से हमें डायरेक्टली सम ऑफ ऑल द सीट्स, मतलब कितने सीट्स हैं वो डायरेक्टली उस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। पर अगर आपको ये पूछा जाए कि बेटा 50वें रो में कितने सीट्स हैं, वो भी आप निकाल सकते हो यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला व्हिच इज A + N-1D। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है, राइट? सो T50 जो है इज A + N-1D, तो 5 + N-1 इंटू D, और ये सॉल्व करोगे तो 49 4 96 + 5 201 आएगा, राइट? और जैसा मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, बट आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू से भी आप सम का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो n/2 इंटू 2a + N-1D, तो जो 2a + N-1D है, अगर आपको याद हो तो प्रूफ में हमने देखा था कि 2a + N-1D आता कैसे है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 50/2 अंदर जो है 2a + N-1D की जगह फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हो, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। 5 + 201 विच इज 206, तो 206 इंटू 50/2 सेम आंसर देगा आपको, राइट? अगर आपके पास आपके पास सीक्वेंस का आखिरी टर्म नंबर है, टर्म वैल्यू है, तो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके डायरेक्टली सम आ जाएगा। तो आई होप दिस वाज अ रॉकिंग क्वेश्चन, काफी मजा आया होगा और काफी नॉलेज गेन भी हुआ होगा, इससे एप्लीकेशन में कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट? जो भी नॉलेज हमने अभी तक लिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, nth टर्म फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उस सब के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सारे क्वेश्चंस जो है इस फॉर्मेट में होंगे। पहला स्लाइड आपको एम्प्टी मिलेगा, ताकि आप जब भी वापस पीडीएफ देखोगे यू कैन अगेन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सीखने बहुत कुछ मिला, और रिवाइज करते समय ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों सिर्फ क्वेश्चंस देखने से, सोल्यूशन देखने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। ऑल्दो वो बहुत जरूरी है क्वेश्चंस के सोल्यूशंस देखना, ताकि आप सीख पाओ कि अलग अलग क्वेश्चंस को अटैक कैसे करना है, बट उतना ही जरूरी है खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी। और इसीलिए ये पहला पेज हमेशा मैं ब्लैंक रखूंगा, ताकि आप जो है सिर्फ क्वेश्चन देख के खुद से फटाफट सॉल्व करके देख पाए दैट यू कैन डू इट और नॉट। इफ नॉट, तब आप सोल्यूशन डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेट ऑफ 3600 by 40 annual installments which are in AP।
ठीक है, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विच आर इन एपी, व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ही डाइज अनफॉर्चुनेट, लीविंग 1/3 ऑफ द डेट अनपेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द 8th इंस्टॉलमेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिया गया है यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल डेट है 3600 का, ठीक है, टोटल डेट है 3600 का। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके जो 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये जो आपके 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसका पहला इंस्टॉलमेंट, राइट, उसका पहला इंस्टॉलमेंट जो है उसकी वैल्यू है ए इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यस, फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मेक सेंस, राइट। और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो डी उसका कॉमन डिफरेंस है, डी उसका कॉमन डिफरेंस है। और हमें ये पता है, हमें ये पता है कि अगर 40 इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपरली पे किए जाएं, अगर 40 इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपरली पे किए जाएं, तो उन सारे इंस्टॉलमेंट्स का सम, उन सारे इंस्टॉलमेंट्स का सम जो है मिला के आपको 3600 देगा। तो क्या मैं सम ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं? सम ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं एज 40/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, 40-1d। ध्यान से सोच के देखिए, यस, कि पूरा जो डेट है, पूरा कर्जा तब चुकता होगा जब 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बराबर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पे किए जाएंगे। तो उन 40 इंस्टॉलमेंट्स का सम, जो कि ये फॉर्मूला से लगाया जा सकता है, वो पूरा डेट कवर करेगा, राइट। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट 3600 जो पूरा डेट है, राइट, यस, इज इक्वल टू 20 टाइम्स। अब ये जो 20 है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 39d, 2a प्लस 39d, राइट। तो यहां पे हम 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 39d, 180 इज 2a प्लस 39d, राइट। तो ये आपका पहला इक्वेशन बना, तो उसको बॉक्स कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, पहला इक्वेशन बना 180 is 2a प्लस 39d। अब दूसरे डेटा पे आते हैं, अब दूसरे डेटा पे आते हैं। दूसरा डेटा ये बोल रहा है व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, 30 इंस्टॉलमेंट जब पे किए गए हैं, ही डाइज लीविंग 1/3 ऑफ द डेट अनपेड। इसका मतलब 1/3 जो है डेट अभी भी बाकी है। इसका मतलब 2/3 पे कर चुके हो, है ना, 2/3 पे कर चुके हो। इसका मतलब पहले तो ये लिख लेते हैं दैट आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स, आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स, two-third of the debt is paid, two-third debt is paid, right, which is nothing but 2/3 of 3600। यस, 3600 पूरा डेट है, उसमें से 2/3 डेट पे कर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू है 2400। यस, तो ये क्या होगा, 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम नहीं होगा क्या? सोच के देखो, 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम, पहले 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम, फॉर्मूला क्या है बेटा, फटाफट अब स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब n का वैल्यू 30 है ना, n का वैल्यू 30 है। S30 का वैल्यू क्या है, S30 का वैल्यू क्या है, S30 का वैल्यू है 2400। यस, इक्वल टू 30/2 इज 15। यस, तो 30/2, यस, तो यहां पे आप 0 और 0 कैंसिल कर सकते हो, यस, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2a प्लस n-1d, 2a प्लस 29d। यस, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 480/3 इज 160, तो 160 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d, 160 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। और ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा बाबू। यस, ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा, राइट। तो अब ध्यान से देखें, हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हैं। पहला इक्वेशन इज 180 इक्वल टू 2a प्लस 39d, और दूसरा इक्वेशन बना है 160 इज 2a प्लस 29d, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें, यस, अगर मैं
1 माइनस 2 कर दूं, यस 1 माइनस 2 कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इक्वेशन में यहाँ 180 है, दूसरे इक्वेशन में राइट में लेफ्ट में जो है 160 है ना। तो 180 माइनस 160, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 180 माइनस 160 इज इक्वल टू, है ना, लेफ्ट में जो है राइट में जो है 2a प्लस 39d है यहाँ पे, और यहाँ 2a प्लस 29d है। तो 2a प्लस 39d, ऑफकोर्स आप लोग स्मार्ट और आपको ये समझ में आ चुका है कि 2a और 2a कैंसिल होने वाला है, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ सो दैट सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे रहे। बहुत इजी है समझना ये बात, राइट। तो क्लियरली 20 इज इक्वल टू 10d, और यहां से आपको d का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा विच इज 2। तो d का वैल्यू आ चुका है बेटा, d का वैल्यू आ चुका है 2, और उसको यहाँ पे प्लग इन करके आप a का वैल्यू भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो 160 इज इक्वल टू 2a प्लस 29 टाइम्स 2, ठीक है। और 29 टू इज 58, और 160 माइनस 58 इज 102, 102 डिवाइडेड बाय 2 इज 51। तो यहां से आपको पता चला है कि यार a का वैल्यू है 51, है ना। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 51 रुपीज की है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 51 प्लस 2 53 रुपीज की है, एंड सो ऑन। अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है फाइंड द 8th इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब फाइंड द 8th टर्म, है कि नहीं, फाइंड द 8th टर्म। और 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जनरल nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे 8th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 8 माइनस 1d। a का वैल्यू क्या है 51, तो 51 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 2, और इसको सॉल्व करेंगे 7 2 इज 14, 51 प्लस 14 इज 65, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यस, बेहतरीन सवाल। आई थिंक जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनका बेसिक इस्तेमाल किया गया है, और एक लेंदी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, बट डेफिनेटली डूएबल। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच विल कम इन जेई। जेई के टाइप के प्रॉब्लम्स, ये एक इजी प्रॉब्लम कंसिडर किया जाएगा जेई मेंस लेवल का। ऑफ कोर्स इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बट ये एक बेसिक एंट्री लेवल जेई मेंस प्रॉब्लम कहा जाएगा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशंस बनाने हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ए और डी के वैल्यू निकालना है, बट कहानी वहां खत्म नहीं होती, उसके बाद 8th इंस्टॉलमेंट निकालना है। इसीलिए ये हल्का सा लेंदी है, बट डेफिनेटली डूएबल है। आराम से आप 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, यहां पे भी एग्जाम्पल को यूज करके हम इन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, यही वाला एग्जाम्पल जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, राइट। 2, 5, 8, 11, 14, 17, मान लीजिए इस जनरल एपी को मैं लिख रहा हूं A1, A2, A3, A4, आप T1, T2, T3, T4 भी ले सकते हैं, राइट। तो अगर 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 मान लीजिए मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को, है ना, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से ऐड करता हूं, उससे प्ले अराउंड करते हैं, है ना। हर एक टर्म के, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म में मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड करता हूं। तो मान लीजिए वो फिक्स्ड नंबर जो है 4 है ना। सो 2 + 4 क्या आएगा, 6 आएगा, और वही नंबर मैं हर एक टर्म में ऐड करूंगा, और उसको वैसे ही एक प्रोग्रेशन के टर्म्स में, एक सीक्वेंस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा, और फिर उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो 2 को 4 से ऐड कर दिया, 6 आ गया, 5 को 4 से ऐड कर दिया, 9 आ गया, 8 को 4 से ऐड कर दिया, 12 आ गया, 11 को 4 से ऐड कर दिया, 15 आ गया, 14 को 4 से ऐड कर दिया, 18 आ गया, 17 को 4 से ऐड किया, 21 आ गया, और ये कहानी चलती जाएगी। अब ध्यान से देखो ये क्या है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, एक नया सीक्वेंस बन गया। अभी तक ये कुछ प्रोग्रेशन है या नहीं हम एनालाइज किए नहीं है, ये तो पक्के से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और जिसका कॉमन डिफरेंस है 3। सही बोल रहा हूं क्या, पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है ना। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को यदि मैंने एक फिक्स नंबर 4 ऐड किया, तो मुझे ये नया सीक्वेंस आता है,
और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट? ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी +3 ही है, विच इज द सेम कॉमन डिफरेंस एज द ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर हर टर्म को मैं एक फिक्स नंबर लैम्डा से ऐड कर रहा हूं, तो ये जो सीक्वेंस है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस, राइट? विद द सेम कॉमन डिफरेंस, with the same value of d, right? So I hope सबको ये क्लियर हो गया है बच्चों, right? तो अब चलते हैं और एक प्रॉपर्टी की तरफ। वो प्रॉपर्टी समझने के लिए हम जो है हर एक टर्म को इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 3 है, हर एक टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि क्या चेंज होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक फिक्स टर्म, मान लीजिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 इंटू 3 6 आएगा, है ना? 5 इंटू 3 15 आएगा, 8 इंटू 3 24 आएगा, 11 इंटू 3 33 आएगा, 14 3 42 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये प्रोग्रेशन तो चेंज हो गया, ये ओरिजिनल था, अब कुछ टोटली अलग है ना? टोटली अलग है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले टर्म में से जब मुझे दूसरे टर्म पे जाना है तो मैं 9 ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं 9 ऐड कर रहा हूं, और दूसरे से तीसरे जाने के लिए भी मैं 9 ऐड कर रहा हूं, तीसरे से चौथे जाने के लिए भी 9 ऐड कर रहा हूं, और वही सिलसिला चल रहा है। इसका मतलब ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर एक ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं एक फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए फिक्स टर्म जो है वो लैम्डा है, और वही फिक्स टर्म में हर एक टर्म को अगर मल्टीप्लाई करूं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट उसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो है वो क्या होगा? उसका कॉमन डिफरेंस वैल्यू जो होगा वो होगा ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस इंटू लैम्डा। ध्यान से देखिए, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस 3 इंटू 3, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है हर एक टर्म को, है ना? 2 3 6, 5 3 15, 8 3 24 एंड सो ऑन। तो ये कॉमन डिफरेंस भी एक्चुअली 3 से मल्टीप्लाई होके नया कॉमन डिफरेंस दे रहा है। तो नया कॉमन डिफरेंस इस पुराना कॉमन डिफरेंस इनटू द फिक्स नंबर जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है। तो आई होप बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपने सीख लिए। अगर मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एग्जिस्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस d है, तो अगर हर एक टर्म को मैं एक फिक्स नंबर से ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास फिर भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा जिसका सेम कॉमन डिफरेंस होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को मैं एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, पर उसका कॉमन डिफरेंस ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस इनटू दैट फिक्स नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, राइट? तो यस बच्चों, आफ्टर गेटिंग क्लैरिटी ओवर हियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ जहां पे 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के साथ हम डील कर रहे हैं, राइट? तो 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं तो फटाफट लिख लेते हैं। मान लीजिए अपना ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11 14, उसको वैसा ही रखते हैं, राइट? और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं 3 10 17 24 31, राइट? मैंने थोड़ा सा हाई कॉमन डिफरेंस वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो +7 +7 +7 +7 ये एपी है। तो 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास हैं, राइट? अब उसके बाद अगर मैं इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करूं, x1 + y1, है ना, 2 + 3 आपको देगा 5 + 10 x2 + y2, 5 + 10 आपको देगा 15, 8 + 17 देगा 25, 11 + 24 आपको देगा 35, 14 + 31 आपको देगा 45। तो क्लियरली आप ये देख सकते हो कि अगर हमारे पास 2 एग्जिस्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को यदि ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 - 3 इज -1, 5 - 10 इज -4, 8 - 17 इज -9, sorry, 8 - 17 yes is -9, 5 - 10 is -5, my bad. yes, फिर 11 - 24 -13, 14 - 31 is -17. ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिख भी रहा है हमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे जो है +10 हो रहा है और वही आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है -4 हो रहा है ना, -4 -1 -4 इज -5, -5 -4 इज -9, -9 -4 इज -13 एंड सो ऑन, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ गए हैं अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, विच इज अ ट्रिक फॉर सम स्पेशल प्रॉब्लम्स, कुछ खास प्रॉब्लम्स जहां पे हमें ये पर्टिकुलर ट्रिक लगाना है। तो मैंने शुरुआत किया है एक बहुत ही सिंपल बेसिक प्रॉब्लम से, जो जेईई में डायरेक्टली तो डेफिनेटली नहीं आने वाला, बट अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपने इस ट्रिक को समझा तो इस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, फाइंड 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें वो 3 नंबर ढूंढने हैं एक एग्जिस्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिनका सम 15 है और जिसका प्रोडक्ट 105 है, राइट। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब इस तरीके का डेटा दिया जाता है तब आपको उन 3 नंबर्स को, है ना, उन 3 नंबर्स को लेना है एज a - d एज द फर्स्ट टर्म, a एज द सेकेंड टर्म एंड a + d एज द थर्ड टर्म। इसका रीजन है, इसका रीजन हम जल्द ही समझेंगे। तो हमें डेटा और थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा। ये ट्रिक तब लगता है जब सम की वैल्यू दी हुई हो फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब सम की वैल्यू दी गई हो तब ये वाला ट्रिक लगाना है। अब ऐसा क्यों लगाना है, क्योंकि जब मैं इन 3 टर्म्स को लेता हूं, है ना, लेट द टर्म्स बी, जब ऐसा लिखेंगे हम लोग, लेट द टर्म्स बी a - d, a एंड a + d। जब हम ये 3 टर्म्स लेते हैं, ध्यान से देखिए इन 3 टर्म्स का सम क्या होगा। यस, इन 3 टर्म्स का सम क्या होगा, इन 3 टर्म्स का सम होगा 3a। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये वाला जो इक्वेशन है s इक्वल टू, अब s क्या है 15 इज इक्वल टू a + a विच इज 3a, जिससे कि हमें a की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, a की वैल्यू डायरेक्टली आ गई जो कि है 15/3 5। तो ये फायदा है बच्चों, ये फायदा है इन 3 नंबर्स को जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं, जो हमें ढूंढना है, उनको a - d, a और a + d लेने का ये फायदा है, क्योंकि सम दिया हुआ है। इन 3 टर्म्स का सम अगर हम लेंगे तो d और -d कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ये बहुत बड़ा फायदा है इन ये 3 टर्म्स को इस तरीके से अज्यूम करने का, बिगिन करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाले टर्म्स लोगे, विच इज a + d एंड a + 2d, ये आपके नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जब आप इनका सम करोगे तो आपको 3a + 3d मिलेगा, और 3a + 3d को आप 15 से अगर इक्वेट करोगे तो आपको डायरेक्टली a या d का वैल्यू नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस ट्रिक इज प्रीटी स्पेशल। आपको वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या उस टाइप का प्रॉब्लम है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको यूज करना है, ठीक है। सो दिस वोंट वर्क बिकॉज द सम is not going to give you a value in single variable a, वहां पे a और d दोनों आएंगे, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुआ है बच्चों। तो a का वैल्यू 5 आया है, अब क्योंकि a का वैल्यू 5 आया है उसको हम यहाँ प्लग इन करेंगे और ये 3 टर्म्स अब बनेंगे 5 - d, 5 और 5 + d, है ना। ये 3 टर्म्स, a की वैल्यू निकल गई है 5, तो 5 - d 5 और 5 + d, जिन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 105 है। अब हम दूसरे डेटा पे आए हैं और अब उस दूसरे डेटा को हम यूज करेंगे, राइट। सो 105 द प्रोडक्ट इज 5 - d इंटू 5 इंटू 5 + d। अब इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, हमें वैल्यू क्या आएगा बताएं, 21
इज इक्वल टू 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, ए प्लस बी ए माइनस बी चीज लग रहा है यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सो 25 माइनस डी स्क्वायर, जिससे कि डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 25 माइनस 21 विच इज 4, और डी की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2। और एक बार डी की वैल्यू आ गई उसको हम वापस यहाँ पे भरेंगे और आंसर निकाल लेंगे बहुत इजीली, है ना, बहुत इजीली आंसर निकाल लेंगे। डी की वैल्यू मान लो अगर 2 है तो 5 माइनस 2 इज 3, 5 प्लस 2 इज 7, या तो अगर डी की वैल्यू -2 ले ली हमने तो 5 माइनस माइनस 2 इज 7, फिर 5 और फिर 5 माइनस 2 विच इज 3। तो सेम 3 नंबर्स हैं। आप यहाँ पे ये इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब जहां पे वैल्यूज बढ़ रहे हैं पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन डिफरेंस -2, बट फिर भी 3 टर्म्स है, राइट, वही 3 टर्म्स है। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि जब इस तरीके का प्रॉब्लम हो 3 नंबर्स इन एपी तो आपको क्या अज्यूम करना है। बट वो अज्यूम करने से पहले ये ध्यान से देखें कि क्या क्वेश्चन में सम दिया गया है, क्योंकि जब सम दिया गया है तभी ही ये डी और माइनस डी कैंसिल होगा और चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, ठीक है। अगर सम नहीं दिया है तो प्रोबेबली दिस इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू यूज, बट इस टाइप के सम में जहां पे 3 नंबर्स दिए हैं और सम दिया है वहां पे आप इनको अज्यूम करें। अब देखते हैं कि यार 3 नंबर्स दिए हैं तब तो ठीक है, बट जब 4 नंबर और 5 नंबर दिए हैं तब क्या कर सकते हैं। अब 3 नंबर के लिए पहले 5 नंबर्स का देख लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर्स हम कर चुके हैं, ठीक है, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। अब वैसे ही दोनों तरफ से आपको बढ़ाते जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक और a माइनस डी ए माइनस 2d हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डी और एक आगे, तो a प्लस डी इज a प्लस 2d, ठीक है। तो जब 5 टर्म्स होंगे तो आपको ये लेना है, क्लियरली पहला टर्म a माइनस 2d है, कॉमन डिफरेंस अभी भी d है, ठीक है, ये चीजें भी जानना समझना जरूरी है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जब ऑड नंबर्स एपी में दिए गए हैं तो आपको सेंट्रल वैल्यू a रखनी है, सेंट्रल वैल्यू a रखनी है। 3 टर्म्स है तो a माइनस डी ए प्लस डी, 5 टर्म्स है तो यहाँ पे a माइनस 2d और एक ऐड होगा, a प्लस 2d ऐड होगा। अगर 7 टर्म्स है तो यहाँ पे a माइनस 3d ऐड होगा और यहाँ पे a प्लस 3d ऐड होगा, राइट। सो आई होप वी आर क्लियर अबाउट दिस। यस, कि ऑड नंबर्स हैं तो a को बीच में रखना है और ऐसे फैलाते जाना है दोनों तरफ, ठीक है। यस, बट अगर 4 नंबर्स हैं तब क्या करेंगे। 4 नंबर्स में तो दिक्कत है, सिमेट्री नहीं मिलेगी, है ना, सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये स्पेशल केस है जिसको समझना है। ऐसे ही 6 टर्म्स के लिए भी आप कर सकते हो, 8 टर्म्स के लिए भी आप कर सकते हो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब ध्यान से देखिए ये अजम्पशंस क्यों है, क्योंकि सम अगर दिया है, अगर मैं इन चारों का सम निकालूं तो -3d प्लस 3d कैंसिल्स, -d प्लस d कैंसिल्स एंड इट विल गिव यू 4a, जिसका सम अगर दिया है तो 4a से सम अगर दिया है तो a का वैल्यू चुटकियों में आ जाएगा, जो आप रीसब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हो। वही चीज यहाँ पे भी होगी बच्चों, सारे डीज कैंसिल हो जाएंगे और सम अगर दिया है तो आसानी से आप a का वैल्यू निकाल सकते हो, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, राइट। सो फैंटास्टिक टेक्निक, इस ट्रिक को याद रखिएगा। यस, इस ट्रिक को याद रखिएगा। वी अज्यूम दिस व्हेन सम इज गिवन, तो ये लिखते हैं। यस, जब सम दिया गया है तब हम ये चीज करते हैं, तब हम ये हरकत करते हैं, क्योंकि सम इज इक्वल टू a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ठीक है। और जब हम यहाँ पे सम करने जाएंगे तो -3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, -d प्लस d कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर सम विल बी 4a एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इजीली फाइंड a व्हेन सम इज गिवन, ठीक है। यस, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि ये स्पेशल ट्रिक को कैसे यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को पहले और फिर अप्लाई करना है, ठीक है। यस बच्चों, तो अब चलते हैं इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स पे। ये कंसेप्ट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूं और फिर जो है हम इस पे चलते हैं, जनरलाइजेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 टर्म्स हैं, मान लीजिए 3 और 52, ठीक है, मेरे पास 2 टर्म्स हैं 3 और 52 और हमें ये बोला जा रहा है,
हमें ये बोला जा रहा है दैट इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स, insert 7 arithmetic means between these two numbers। पहले तो हम इसका मतलब क्या है वो समझेंगे और फिर इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि दो नंबर्स है हमारे पास, यस 3 और 52 ये दो नंबर्स हैं और उनके बीच में 7 अरिथमेटिक मीन्स ऐड करना है बच्चों, ठीक है। यस सो इसका मतलब ये है कि when we add these 7 AMs between 3 and 52, these 9 terms would be in AP, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इसी चीज को थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। यहाँ पे 3 एज इट इज में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 52 एज इट इज में लिख रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज लिख रहा हूँ। अब इसके बीच में हमें 7 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो मान लो ये T1 है, या तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन है तो M1 लिखते हैं, M2 अरिथमेटिक मीन 2, अरिथमेटिक मीन 3, अरिथमेटिक मीन 4, अरिथमेटिक मीन 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो अब ये जो चीज लिखी गई है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यार 3 और 52 के बीच में अगर हम 7 नंबर इंस्टॉल कर रहे हैं तो अब हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया जो 9 टर्म्स का है, ये समझ में आ रहा है। 7 एम्स इंस्टॉल करने हैं तो टोटल 9 टर्म्स हैं, क्योंकि 3 और 52 भी तो काउंट होगा, राइट। तो अब क्या मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं और ये कह सकता हूं कि 52 जो है इज द 9th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, और 9th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू है 3, a प्लस 9 माइनस 1d। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि बच्चों इस चीज से ना आप d की वैल्यू निकाल पा रहे हो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल पा रहे हो। तो 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 8d। यस 50 या यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, 7 अरिथमेटिक मीन्स डाल रहे हैं हम लोग, सॉरी 9th टर्म है तो ये 8 आएगा। यस 52 माइनस 3 या तो ये एक्चुअली 6 अरिथमेटिक मीन्स है, 7 नहीं है, माय बैड, 6 अरिथमेटिक मीन्स है। इससे बहुत ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक सिंपलर एग्जांपल लेते हैं बच्चों, राइट। ऑफ कोर्स अगर 7 अरिथमेटिक मीन्स होते तो भी आंसर आता, आप लोग बाद में ट्राई कर सकते हो, बट वो नंबर्स जो है ना अंदर के ये फ्रैक्शनल आते हैं। तो मैंने ये नंबर्स उस तरीके से सेट किए हैं जिससे कि नंबर जो है प्यारे से आए और समझना ज्यादा आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लियरली, अब थोड़ी सी वेरिएशन होगी, अभी। यस तो यहाँ पे क्योंकि हम 6 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, 7 नहीं 6 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो when we add this 6 arithmetic means between 3 and 52, these 8 terms would be in AP, है ना। जब ये 6 अरिथमेटिक मीन्स हम 3 और 52 के बीच में ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब ये 8 टर्म्स जो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 8वां टर्म 52 है, तो हम 8th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यस विच इज a प्लस 8 माइनस 1d, a की वैल्यू है 3 क्योंकि पहला टर्म है, 8 माइनस 1d। T8 की वैल्यू, 8वें टर्म की वैल्यू 52 है, क्योंकि हमें वो वैल्यू पता है इसीलिए हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, राइट। सो इज इक्वल टू 7d, और यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी क्योंकि 52 माइनस 3 इज 49 एंड 49 इज 7d। यहां से d की वैल्यू मिलेगी आपको 7, और जैसे ही आपको d की वैल्यू मिलेगी ना बच्चों, वैसे ही सारे टर्म्स जो हैं फटाफट आपको मिल जाएंगे, है ना। d 7 है, मतलब 7 ऐड करोगे तो अगला टर्म मिलेगा,
है ना, 7 ऐड करोगे तो अगला टर्म मिलेगा, और यही करते करते जो है आपको ये 6 अरिथमेटिक मीन्स मिल जाएंगे। तो क्या है अरिथमेटिक मीन्स, एक बार देख लेते हैं। m1 की वैल्यू 3 + 7 10 होगी, 10 + 7 17 होगी, 17 + 7 24 होगा, 24 + 7 31 होगा, 31 + 7 38 होगा, 38 + 7 45 होगा, और 45 + 7 52 होगा। इसका मतलब हमने बहुत प्यारे तरीके से 6 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया है बिटवीन 3 एंड 52, सच दैट ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम अगर इस चीज को जनरलाइज करने जाए, है ना, जनरलाइज करने जाए, इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स, इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b का मतलब ये 52 है b, 52 की वैल्यू है b, जनरल रखने की कोशिश कर रहे हैं, और a की वैल्यू है 3। पहला टर्म ये है, आखिरी टर्म वो है ना, पहला टर्म ये है a = 3 और आखिरी टर्म वो है 52 इज b, और उनके बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। और अगर हमें n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये n अरिथमेटिक मीन्स है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है n अधिक 2 टर्म्स का होगा। बीच में n अरिथमेटिक मीन्स है, यहाँ पे पहला टर्म है, यहाँ पे आखिरी टर्म है, उन दोनों टर्म्स को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो टोटल n + 2 टर्म्स हुए बच्चों, n मीन्स जो हम इंसर्ट कर रहे हैं और 2 टर्म्स जो हमें दिए गए हैं जिनके बीच में वो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो टोटल n + 2 टर्म्स है। ठीक है, तो जो b है, जो लास्ट टर्म है, वो n + सेकेंड टर्म है ना, जो b है वो n + सेकेंड टर्म है। तो फॉर्मूला क्या है n + सेकेंड टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला इज a + n - 1d, है ना। तो n + 2th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + n के जगह पे अब n + 2 आएगा, n के जगह पे n + 2 आएगा, a + n - 1d था, n के जगह पे अब n + 2 आएगा क्योंकि ये n + 2th टर्म है। सोच के देखिए, यहाँ बीच में n टर्म्स है, 6 अरिथमेटिक मीन्स, n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये 6 है, बट 6 के बाद ये 2 को भी तो हमने इंक्लूड किया था, तो टोटल 8 टर्म्स हुए, और वो 8वां टर्म हुआ। 6 इंसर्ट करने थे, 6 + 2th टर्म हुआ, 8th टर्म हुआ वो, है ना। तो अगर हम n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं तो n + 2 टर्म्स हुए टोटल, और वो n + 2th टर्म हुआ। तो फॉर्मूला में n की जगह n + 2 लिखेंगे, n की जगह n + 2 लिखेंगे, -1 आएगा, है ना। ये n की जगह n + 2 लिखा हुआ है, a + n - 1d फॉर्मूला है, a + n + 2 - 1d होगा। ठीक है, यस। तो यहां से हम बहुत इजीली जो है d का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि हमें चाहिए। अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे d ही तो निकाला था हमने, और एक बार d निकाला था, सारा का सारा जो है पैक ऑफ कार्ड सॉल्व हो गया था, पूरा एपी हमें सारा अरिथमेटिक मीन्स आ गया था। तो ये a को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, b - a, ठीक है। ये अंदर वाली जो चीज है n + 2 - 1, n + 1 हो जाएगा, तो b - a = n + 1 टाइम्स d, और उस n + 1 को नीचे ले आना है, एंड ये बन जाएगा d की वैल्यू। और एक बार d आपके हाथ में आ गया तो आपने सारे टर्म्स निकाल लिए, राइट। कैन आई से दैट बच्चों? यस। जैसे ही आपने d निकाल लिया, आपने सारे टर्म्स निकाल लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन डिफरेंस d b - a 52 - 3, 52 - 3 डिवाइडेड बाय n + 1। जितने अरिथमेटिक मीन्स डालने दैट +1, जितने अरिथमेटिक मीन्स डालने 6 + 1, तो 7 डिनोमिनेटर में आएगा, 52 - 3 न्यूमरेटर में आएगा। 52 - 3 डिवाइड बाय 7 करोगे, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही d की वैल्यू मिलती है, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करते जाओ, लास्ट टर्म तक सारे अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे, राइट। तो काफी बढ़िया एग्जाम्पल को यूज करके हमने जेनरिक फॉर्मूला भी निकाल दिया। तो आई सिंसियरली फील कि n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना आप सीख चुके हो। द बेसिक फाउंडेशन आइडिया इज कि ये अंदर के n अरिथमेटिक मीन्स ऐड करने के बाद आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है, राइट। सो यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और अब बारी है धमाल करने की। प्रॉब्लम्स पैकेज
के अंदर हम घुसेंगे अभी और देखेंगे कि यार अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब तक जो भी मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं वो रिलेटिवली थोड़े से सिंपल लिए हुए हैं, थोड़े से एनसीईआरटी लेवल के लिए हुए हैं। इसके बाद भी मैं शुरुआत एक आध इजी प्रॉब्लम से करूंगा, बट थोड़ा सा जो है लेवल अप करना जरूरी है ताकि हम और स्ट्रांग होते जाएं। खुला दिमाग रखिए, अपना बेस्ट दीजिए और कोशिश करिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। और अगर हो जाता है तो डिस्कशन में घुस जाइए और देखिए कि थॉट प्रोसेस क्या था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राइट। पीडीएफ में पहला पेज ये खाली मिलेगा और ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं जेईई मेंस में, इजी क्वेश्चंस होंगे। इन दैट केस डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, बट काफी मजा आएगा। कम ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू दीज टू सीक्वेंसेस। दो सीक्वेंसेस हमारे पास दिए गए हैं और हमें उन दो सीक्वेंस के कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं, है ना। कितने कॉमन टर्म्स हैं वो ढूंढना है। एक कॉमन टर्म तो ऐसे ही दिख रहा है यार, है ना, 21 और 21, ये कॉमन टर्म तो वैसे ही दिख रहा है कि नहीं। यस, अब देखते हैं अगला कॉमन टर्म कहां पे आएगा। अगला कॉमन टर्म कहां पे आएगा, राइट। यस, आप ऑफ कोर्स जो है फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर सीक्वेंशियली चीज कर सकते हो, विच एवर थिंग वर्क्स बेस्ट फॉर यू, विच एवर थिंग वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एपी को लिख लूंगा, ठीक है। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख लूंगा डिटेल में। 17, 21, 25, 4 से ऐड करना है ना, 4 से ऐड करना है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। यस, अब दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा जो है 16, 21, 26, 31, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 6-1, 6-1 अगर आप नोटिस करें तो। यस, 6-1, 6-1, राइट। और ये सिलसिला चलता जाएगा, राइट, ये सिलसिला चलता जाएगा। बट एक की चीज नोटिस करने वाली ये है कि 21 कॉमन टर्म है, बट उसके बाद अगर हम कॉमन टर्म देखेंगे तो 41 आएगा, 41 आएगा। और जब आप थोड़ा सा डिटेल में इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो कॉमन टर्म्स है ना वो इसी फॉर्मेट के हैं, 21, 41, फिर उसके बाद जो कॉमन टर्म है वो 61 आएगा। एक्चुअली 61 आएगा क्योंकि यहाँ पे आप 4 ऐड कर रहे हैं। 45 + 4 इज 49, राइट। 49 + 4 53, + 4 57, + 4 61, तो 61 बेटा फिर से आने वाला है, राइट। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो कॉमन टर्म्स है ना वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जहां पे फर्स्ट टर्म 20 है और फर्स्ट टर्म 21 है और कॉमन डिफरेंस 20 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यार ये रुकेगा कहां पे, ये बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि जब आप 20 इस तरीके से ऐड कर रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है, आप एंड टर्म फॉर्मूला लगा सकते हो और कहां ये रुकेगा ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा लॉजिकली करके आप ये फास्ट ट्रैक भी कर सकते हो। चीज कैसे फास्ट ट्रैक कर सकते हो, देखो ये 20 × 1 + 1 है, 21 × 20 + 1, 22 × 40 + 1, 23 × 60 + 1, 24 × 80 + 1, सो 20 × 20 इज 400 + 1 इज 401, है ना, 401। और इसका मतलब यहाँ पे 401 एक टर्म है, जरूर है। फिर उसके बाद वाला जो टर्म है वो क्या आएगा, 420 + 1, 421 आएगा। बट उस 421 को क्या हम कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पहला एपी है वो 417 पे आके रुक जाता है। इसका अगला टर्म जरूर 421 आएगा बट वो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब 417 पे आके हम रुक रहे हैं, इसका मतलब 421 नहीं कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ ये टर्म्स कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप लॉजिक लगाओ तो हमने ये डिस्कस करते समय ही बोला दैट 21 = 20 + 1, 22 सेकेंड टर्म 40 + 1, 23 थर्ड टर्म 60 + 1 61, फोर्थ टर्म, तो ये 20 था, है ना, 400 + 1, तो 20 टर्म्स हो गए यार, 20 टर्म्स हो गए। तो करेक्ट आंसर इसका 20 टर्म्स होना चाहिए, राइट।
तो ये लॉजिक से आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। हमने बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फंडे निकाल लिए, और एग्जाम में अगर ये सवाल आता है और आपको मेथड नहीं लिखना है, आंसर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो यार बहुत इजीली लॉजिक लगा के आप ये आंसर निकाल सकते हो, राइट। ऑफ कोर्स आप ये प्रोग्रेशन निकालने के बाद आप उसका nth टर्म फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, और आप लिख सकते हो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, सो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस विच इज 20, है ना। तो इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो Tn इज इक्वल टू 20n माइनस 20, 21 माइनस 20 देगा 1 प्लस 20n, और ये अगर नोटिस करो तो ये वही फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे थे। 20 इंटू 1 प्लस 1 गिव्स यू 21, 20 इंटू 2 गिव्स यू 40 प्लस 1 41 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि ये नंबर जो है 20n प्लस 1 ये छोटा होना चाहिए, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो, सो इट शुड बी लेस देन 417, और ये जब आप सॉल्व करोगे आपको 20n लेस देन 416 आएगा, और वो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा n लेस देन 416 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 20.8, एंड इफ n इज लेस देन 20.8 तो 20 टर्म्स ही हो सकते हैं, 21 n की वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे क्लियरली सॉल्व करके दिखाया गया है आपको एज टर्म्स कॉमन डिफरेंस लेके, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा लेवल अप, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल है, एनसीईआरटी में भी आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, रिलेटिवली डिफिकल्ट, बट जेईई मेंस में आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर एक इजी क्वेश्चन देना है तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, बट अगर आपको पता नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, द वे टू सॉल्व दिस, द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर तरीका नहीं पता है तो डिफिकल्ट हो सकता है इन एन एग्जाम एटमॉस्फेयर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms. तो काफी इंटरेस्टिंग है। यस, तो देखते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए इस डेटा को समझने का और उसके बाद इस क्वेश्चन को क्रैक करने का। कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट। यस बच्चों, तो सबसे पहला डेटा जो दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि Sn1, ठीक है, तो पहला वाला जो है अपॉन Sn2, ठीक है। तो पहला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम इज दिस, दूसरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका n टर्म्स का सम इज दिस, और इसका रेशियो इज 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6, ठीक है। अब हमें बाय फॉर्मूला कुछ पता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो है वो क्या है, n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, 2a। तो अब क्योंकि ये पहला वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 2a1 लिख रहा हूं मैं, प्लस n माइनस 1 इंटू d1, है ना, क्या, ताकि पहले वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सारा कनेक्शन 1 1 का हो जाए। अब यहाँ पे मैं n1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ n क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यार हम तो n टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों जगह कंसिस्टेंटली n टर्म्स की ही बात करेंगे, दोनों जगह कंसिस्टेंटली n टर्म्स की ही बात करेंगे। बस यहाँ पे a2 लिखेंगे क्योंकि वो दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2 ले लिया है हमने, ठीक है। यस, तो आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। n/2 कैंसिल हो सकता है, राइट, बहुत इजीली कैंसिल हो सकता है, और हम ये बोल सकते हैं अभी दैट 5n plus 4 डिवाइडेड बाय 9n plus 6 इज इक्वल टू 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 2 d2। पहले यहां तक ध्यान से समझ लीजिए कि हुआ क्या है बेटा, ठीक है, क्या हुआ है ये पहले देख लो, और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक है।
तो बच्चा यहाँ पे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, तो ये क्या है ये पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू T18 for the first arithmetic progression upon T18 for the second arithmetic progression. तो इसका फॉर्मूला क्या है बाबू? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी. तो यहाँ पे मैं a1 लिखूंगा क्योंकि मैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातें कर रहा हूँ. a1 प्लस 18 माइनस वन डी तो 17d अपॉन a2 प्लस, यहाँ d1 लिखना है याद से, a2 प्लस 17d2. यस, दोनों 18th टर्म्स है तो n की वैल्यू 18 है, n माइनस वन की वैल्यू 17 होगी. राइट. अब क्योंकि मुझे ये रेशियो चाहिए और क्योंकि मेरे को 2a1 के टर्म्स में रेशियो का कुछ आइडिया है, 2a1 के टर्म्स में, तो क्या मैं इन दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं. और ये टर्निंग पॉइंट है प्रॉब्लम का बच्चों, ये वो ट्रिक है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था. तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको ये देखना है कि पूछा बेटा ये गया है ना, दिया हमें ये गया है जो सिंप्लीफाई होके हम यहां तक आ रहे हैं और यहां के बाद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 2a1 पे अटक रहे हैं, 2a2 पे अटक रहे हैं और यहाँ a1 और a2 पे अटक रहे हैं. तो क्यों ना इसको 2a1 और 2a2 बना दे बाय मल्टीप्लाइंग 2 अप एंड डाउन. फेयर एंड फाइन. राइट. 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2a1 प्लस 34d1. ध्यान से देखो, अगर मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ये रेशियो सेम रहेगा, ये रेशियो सेम रहेगा जो हमें पूछा गया है. इस रेशियो को बस मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है यार. और अगर मुझे अब ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू जो हमें पूछी गई है, तो अगर मुझे ये चाहिए तो अगर मेरे पास 2a1 ऑलरेडी यहाँ पे है और मुझे प्लस 34d1 चाहिए, है ना, और 2a2 ऑलरेडी यहाँ पे है प्लस 34d2 चाहिए. ठीक है, 34d2 चाहिए. एक सिंपल सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, n-2 नहीं n-1 है. राइट. 2a1 प्लस 34d1 अपॉन 2a2 प्लस 34d2. तो बताओ बताओ जल्दी बताओ, फ्लड करो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कि यार n की जगह मैं क्या डालूंगा. और अगर आपको समझ में आ गया तो इस टाइप का प्रॉब्लम बेटा आप इसके बाद फोड़ने वाले हो हमेशा. n का वैल्यू क्या डालना है ये एक बार बताओ. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बैंग ऑन. n का वैल्यू जो है हम 35 डालेंगे क्योंकि 35 माइनस 1 विल गिव यू व्हाट वी वांट, 34. राइट. यस, तो बाय प्लगिंग n एज 35, तो अगर हम n35 डाल रहे हैं तो बेटा सब जगह डाल सकते हैं, क्यों नहीं, है ना. सो 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6 इज इक्वल टू, और यहां अगर हम 35 डालेंगे तो मिलेगा 2a1 प्लस 35 माइनस 1 34d1 अपॉन 2a2 plus 35 minus 1 34d2. And isn't this exactly what we want? Isn't this exactly what we want? Which is what we want. और यही रेशियो है जो पूछा गया है 18 टर्म्स का. तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है. यस, इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है बच्चा. 5 इंटू 35 विल गिव यू 175 प्लस 4 इज 179. यस, और डिनोमिनेटर में आएगा 35 9 जा माने 315 प्लस 6 321. यस, सो द नंबर दैट वी आर लुकिंग फॉर is nothing but 179 अपॉन 321. 179 अपॉन 321 आपका आंसर आएगा और ये रेशियो आपको पूछा गया है. राइट. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर, सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया. जैसा मैंने बताया था ये एक यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आपको ये समझ में आ गया कि ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये हमें पूछा गया है और इस चीज की इंफॉर्मेशन हमें है, तो 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि ये पूरा प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से क्रैक हो गया. राइट. तो चलिए बच्चों अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया तो लॉग वाले सारे प्रॉब्लम्स जो है एपी में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. कम ऑन, गिव इट योर बेस्ट शॉट, फटाफट बच्चों, कम ऑन.
यस बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। ये 4 नंबर्स दिए गए हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 4 नंबर्स दिए गए हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से देखना है कि यार ये जो दूसरा टर्म है ना, log x टू द बेस y, अगर मान लो कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, राइट? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि log x टू द बेस y जो दूसरा टर्म है इज नथिंग बट पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है? तो क्या मैं इसी तरीके से ये लिख सकता हूं कि जो तीसरा टर्म है log y टू द बेस z, राइट, log y टू द बेस z, ये होगा पहला टर्म फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स d। सोच के देखिए, अब तक हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, राइट? तो वो चीज आने के बाद हम ये तीसरा टर्म भी लिख लेते हैं, है ना? तीसरा टर्म भी लिख लेते हैं, -15 log z टू द बेस x, राइट? और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3d। तो अब इन 3 इक्वेशंस से हमें सिंप्लीफाइएबल और इक्वेशंस मिलेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे बच्चों तो वहां पे log नहीं है, तो log को हटाना बहुत जरूरी है। और log को कैसे हटा सकते हैं? log x टू द बेस y इज 1 प्लस d, सो x इज इक्वल टू y रेस टू 1 प्लस d, है ना? ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू z रेस टू 1 प्लस 2d, है ना? ये लॉग का बेसिक डेफिनेशन है। इन केस आपको नहीं पता है तो लोड लेने वाली बात नहीं है, फटाफट लॉग के प्रॉपर्टीज देख लीजिए, लॉग का बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए, वही यहाँ पे हो रहा है, राइट? और यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा z इज इक्वल टू 1 प्लस 3d अपॉन -15 एंड दिस इज x रेस टू दिस, ठीक है, x रेस टू दिस। तो अब ये 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। उसका पूरा सॉल्विंग यहाँ पे किया गया है बच्चों, उसका पूरा सॉल्विंग यहाँ किया गया है, तो आप ये सॉल्विंग डिटेल में देख सकते हो। अब मैं उस सॉल्विंग में नहीं जा रहा हूँ, पहला इक्वेशन देख लीजिए, x इज इक्वल टू y रेस टू 1 प्लस d, जो कि यहाँ पे मिला गया है हमें, राइट? दूसरा जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू z रेस टू 1 प्लस 2d, जो यहाँ पे मिला है, ठीक है? और जो तीसरा इक्वेशन है वो z इज इक्वल टू x रेस टू, यस, z इज इक्वल टू x रेस टू -1 प्लस 3d अपॉन 15। अब इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके जो है d का वैल्यू निकाला गया है। एक बार ध्यान से देखिए किस तरीके से हो रहा है ये चीज, राइट? x इज इक्वल टू y रेस टू 1 प्लस d। अब y की वैल्यू इसमें भरी गई है विच इज z रेस टू 1 प्लस 2d, सो z रेस टू 1 प्लस 2d इंटू 1 प्लस d आएगा। यस, पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर z के जगह पे ये वाला चीज सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, x रेस टू -1 प्लस 3d अपॉन 15। तो x रेस टू 1 इज x रेस टू ऑल ऑफ दिस, तो 1 इज इक्वल टू ऑल ऑफ दिस पावर। और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल रहा है d में, जिसको सॉल्व करके d की वैल्यू आती है विच इज -2, तो उसको हम लेंगे। और ये क्वाड्रेटिक से कोई वैल्यू नहीं आती क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो वो वैल्यू लेके हम फिल इन करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू z क्यूब एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो बेहतरीन सवाल, अच्छे तरीके से ये देख लीजिए कि एपी का फंडा जो लगाया गया है, फिर लॉग प्रॉपर्टी, और उसके बाद भी इंपॉर्टेंट कैसे सॉल्विंग हुई है, राइट? तो अब तक जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं बच्चों जेईई मेंस लेवल के, आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई एक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर नहीं आने वाला। आपको जो है पहले एक फॉर्मूला लगाना है, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर सॉल्व करके डी का वैल्यू फिर प्लग इन। तो बेसिकली जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स जो है रिलेटिवली लेंथी होते हैं, मिनिमम 2, और वो बहुत रेयरली होता है 2, बट 3 से 4 अलग अलग चीजें, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस लगा के आप आंसर की तरफ बढ़ोगे, और इसीलिए वो जेईई मेंस का प्रॉब्लम कहला जाता है। बिल्कुल भी वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स 10 to 20% ऑफ द प्रॉब्लम डिफिकल्ट होते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, बट अगर आपको जेईई मेंस का पेपर जो है तमीज से फोड़ना है तो आपको उन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। इजी प्रॉब्लम्स और मॉडरेट प्रॉब्लम्स को अपने जेब में डालिए और जेईई मेंस को जो है बहुत ही तगड़े तरीके से तोड़िए, राइट? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और एक लॉग वाला प्रॉब्लम है जो मैं होमवर्क के लिए रखना चाहूंगा। सिमिलर थॉट प्रोसेस है इसमें भी, और सेम टेक्निक यूज करके आप एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। डू मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और अगर आपको डाउट आता है इस प्रॉब्लम में तो कमेंट बॉक्स में डालें, तो हम जो है प्रॉब्लम सेशन में बिल्कुल इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है?
यस तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो इस सेशन का आखिरी प्रॉब्लम होगा। और क्योंकि ये आखिरी प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे एक जेई का क्वेश्चन लिया हुआ है जो इनफैक्ट पिछले साल ही आया हुआ है। सो लेट्स गिव अ शॉट टू दिस प्रॉब्लम। सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है नो डाउट, बट क्योंकि जेई मेंस का प्रॉब्लम है, जैसा मैं अब तक कहता आ रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही हो जो आपने इस सेशन में सीखे हैं, आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। फिर डिस्कस करते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फोड़ना है। कम ऑन जनता। यस बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने ये सवाल फोड़ा होगा। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैक करना है। राइट, हमें क्या क्या दिया गया है, S10 दिया गया है, ठीक है, S10 दिया गया है। तो पहले तो लिखते हैं S10 का फॉर्मूला। S10 का फॉर्मूला लिखते हैं n/2, सो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1d, है ना, 2a प्लस n-1d। यस, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट 530 सम ऑफ 10 terms of this arithmetic progression is 10/2 5 ब्रैकेट 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, ठीक है, 2a प्लस 9d। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, 530 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा, 106, ठीक है, 106 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, 106 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये आपका पहला इक्वेशन बन चुका है बच्चों, प्यारा सा इक्वेशन बन चुका है। और आपको अब होपफुली याद आया होगा कि यार हम उस बूढ़े इंसान का प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे थे, जो अपना कर्जा चुका रहा था, राइट, ये कुछ उस तरीके का सिमिलर प्रॉब्लम होने वाला है। ऑल्दो यहाँ पे कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं दिए हुए हैं, पूरा डेटा दिया हुआ है और जेई मेंस में पिछले साल में आया हुआ है। तो जब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तब हम ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते बच्चों, राइट। दो इक्वेशंस आने वाले हैं, फटाफट एकदम प्यारे तरीके से पता चल चुका है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा डेटा लेते हैं S5, ठीक है, S5 इज इक्वल टू 140। तो वही सेम फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे रादर, तो S5 की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 140। 140 इज इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस 4d। यस, 2a प्लस 4d। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 140 into 2 is 280. 280 divided by 5 will give you 56. So 56 is equal to 2a plus 4d. Right? Are we good to go? Yes, we are absolutely good to go. क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, वैसे ही जैसे वहां पे हमें उस डेट वाले प्रॉब्लम में आए थे। तो हम इस चीज को सॉल्व करेंगे बच्चों। अभी इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आसानी से सॉल्व हो सकते हैं बहुत इजीली। इन दोनों इक्वेशंस को बस सब्ट्रैक्ट करना है। 106 माइनस 56 विल गिव यू 50 इक्वल टू 2a माइनस 2a। इस चीज को देखना है कि भाई दोनों इक्वेशंस में 2a है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और एक ही कहानी खत्म। 9d माइनस 4d विल गिव यू 5d, ठीक है, 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 4d विल गिव यू 5d। और यहां से आपको d की वैल्यू मिल गई 10, है ना। अब प्रॉब्लम हो गया खत्म, क्योंकि d की वैल्यू आ गई और इस d की वैल्यू से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इस d की वैल्यू से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ पे d की वैल्यू डालिए 10, तो 4 इंटू 10 40, 56 माइनस 40 is 16, 16 is 2a and a की वैल्यू इज 8, राइट। सो 56 is 2a प्लस 4d, वहां से a की वैल्यू 8 आ गई। और अगर a की वैल्यू 8 आ गई, उसके बाद अगेन जैसा मैं कहते आ रहा हूं, जेईई मेंस में प्रॉब्लम्स थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, कैलकुलेशंस हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्लम्स 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअल हैं। अगर आपके फंडे क्लियर हैं बच्चों, तो जेईई मेंस के आप काफी सारे प्रॉब्लम तोड़ सकते हो और आपका जो ड्रीम है 99 परसेंटाइल वाला, वो बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है। इट्स डेफिनेटली टोटली इन योर ग्रास्प। तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S20 माइनस S6 इज इक्वल टू, पहले तो S20 क्या है, n/2
2a प्लस n माइनस 1d। अब फटाफट लिख लेते हैं, 2a इज 16, 2 into 8 is 16 प्लस n माइनस 1d, 20 माइनस 1 19 into d, 19 into 10 is 190। यस, ये आपका S20 आ गया है ना, ये आपका S20 आ गया। अब S6 निकालते हैं, S6 निकालते हैं। S6 क्या आएगा, 6 टर्म्स का सम, वेरी इजी राइट, n/2, so 6/2 into 2a, so 16 plus n minus 1, n minus 1 माने 6 minus 1 5, 5 into d will give you 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इस चीज को फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चा, 206/203, 1030 into 2, 2060 आएगा, ये 2060 आएगा, माइनस यहाँ पे 6/2 is 3, 66 into 3 is going to be 66 into 3, 180 plus 18 is going to be 198। ठीक है, सो 2060 minus 198, तो मैं यार 2060 minus 200 कर लेता हूं, है ना, क्योंकि 198 is 200 minus 2, तो पहले 200 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर 2 ऐड कर लेते हैं। 2060 minus 200 is 1860 plus 2, 1862 is the answer, option 1 hence is the correct answer to this JEE मेंस क्वेश्चन। तो यार बिना किसी ज्यादा मशक्कत के आपने एक्चुअली एक जेई मेंस का प्रॉब्लम फोड़ लिया है। ट्रस्ट मी, ध्यान से देखो, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। S10 का डेटा दिया है, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, S5 का डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई किया, इससे एक इक्वेशन निकाला, इससे एक इक्वेशन निकाला, साइमल्टेनियसली डी की वैल्यू निकाली, वापस प्लग इन किया, ए की वैल्यू निकाली, और जो पूछा गया है उसमें भर दिया, वापस से वही सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करके। इसका मतलब एक ही फॉर्मूला 4 बार यूज हुआ है और जेई मेंस का आपने प्रॉब्लम फोड़ा है, जिससे कि आप एक डरते रहते थे हमेशा। तो उस डर को भगाओ, कॉन्सेप्ट्स की पकड़ रखो और उसके बाद जो है अप्लाई करते जाओ और अपने आप में ये भरोसा लाते जाओ कि जेई मेंस आप फोड़ सकते हो। और ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर की जब मास्टरी आती जाएगी, तब आपको दिल के अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, मैं भी ये कर सकता हूं, मैं भी ये कर सकती हूं। और इसी के साथ बच्चों इस सेशन को क्लोज करेंगे हम लोग। फटाफट देख लेते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है उसमें अगले सेशन में हम जीपी पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर माय टाइम। Yes, see you again in the next class. Tada, bye bye, take care and love you all.